गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इससे पहले हमने अध्ययन किया था भारत, चाइना और भारत और पाकिस्तान। भारत के चाइना के साथ कैसे संबंध थे, भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध थे। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत और श्रीलंका के संबंध। भारत और श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 25,332 वर्ग मील तथा जनसंख्या 20.9 मिलियन है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले भारतीय तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मावलंबी हैं। हिंद महासागर में भारत के समीप होने के कारण सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से श्रीलंका का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी हैं, किंतु उनके संबंध में पड़ोसियों के संबंध से भी अधिक गहरे। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग है, अतः इसका राजनीतिक महत्व ही नहीं बल्कि औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत से श्रीलंका की दूरी पाक जलडमरू मध्य पार करके बहुत कम समय में तय की जा सकती है। आधा घंटे से कम की उड़ान में से भी कोई भारत से श्रीलंका पहुंच सकता है और श्रीलंका से भारत आ सकता है, किंतु वहां पहुंचकर उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी अन्य देश में पहुंच गया है। दक्षिणी भारत की जलवायु एवं संस्कृति की बहुत सी विषमताएं यहाँ पर दिखाई देती है। वैसे भी भारत एवं श्रीलंका के संबंध सदियों पुराने हैं। मौर्य सम्राट अशोक के युग में भी श्रीलंका और भारत के बीच गहरे संबंध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म की सुदृढ़ नींव श्रीलंका में रखने में सफल हुआ था। आज भी श्रीलंका के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और वे प्राचीन भारत के ऋषियों के कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 20.9 मिलियन जनसंख्या का यह देश भारत के दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य से पृथक होता है। इसके पश्चिम में पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है। पूर्व तथा उत्तर में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। दुनिया में इस भाग के अन्य देशों की तरह श्रीलंका भी उपनिवेशीकरण का शिकार हुआ और 150 वर्षों से अधिक समय तक विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व में रहा। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने इस देश पर अपना अधिकार किया, उसके बाद डच लोगों ने, किंतु कालांतर में इसका स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों ने अपने विश्व प्रसिद्ध नीति फूट डालो और शासन करो का यहाँ उपयोग किया और वे श्रीलंका की जनसंख्या के दो बड़े समूहों में आपस में वैमनस्य बनाए रखने में सफल रहे। यहाँ पर बहुमत सिंहली भाषियों का है, किंतु तमिल भाषी लोग भी अल्प मात्रा में होते हुए काफी महत्व रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में श्रीलंका का विशिष्ट महत्व है। हिंद महासागर से गुजरने वाले सभी जलमार्गों का यह केंद्र है। इसी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। भारत और श्रीलंका औपनिवेशिक दासता के एक लंबे समय तक शिकार रहे। दोनों ही देश लगभग 7 साल स्वाधीन रहे। श्रीलंका के राष्ट्रीय स्वाधीनता के आंदोलन को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा मिली। श्रीलंका की सरकार ने भी भारत सरकार के समान गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया। भारत की भांति श्रीलंका की नीति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिवाद, गुटनिरपेक्षता, सह-अस्तित्व और दूसरे देशों में मित्रता संबंधों की रही है। भारत की भांति श्रीलंका भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। कोलंबो योजना के अंतर्गत, जिसकी रचना 1950 में कोलंबो के राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में की गई थी, दोनों देशों के आर्थिक क्षेत्र में पूर्णतः सहयोग किया। भारत और श्रीलंका मैत्री संबंध होने पर भी
समय समय पर कुछ घटनाएं घटित होती रही, जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। नेक्स्ट है भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का प्रमुख मसला भारत प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका के अधिकांश भारत प्रवासी, जिनकी संख्या लगभग 10 लाख है, चाय और रबड़ की खेती काम करवाने के लिए लाए गए थे। ये श्रमिक सस्ते थे। इनमें से अधिकांश दक्षिणी भारत से ले जाए गए थे। 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने तक ब्रिटिश नागरिकों के रूप में समान अधिकार एवं मताधिकार का लाभ उठाते थे, परंतु शीघ्र ही 1948 के सिलोन नागरिकता अधिनियम तथा सिलोन संसदीय अधिनियम 1949 के द्वारा इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया। नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके माता पिता या वे स्वयं श्रीलंका में जन्मे थे और 1939 में लगातार श्रीलंका में निवास कर रहे हैं। इस आधार पर श्रीलंका सरकार का विचार संभवतः यह था कि कम से कम भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाए। इसके पीछे मुख्य कारण था, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या से श्रीलंका में आर्थिक दबाव अनुभव होने लगा था। दूसरा, सीएनली लोग चाहते थे कि प्रवासी भारतीयों के यहाँ रहने से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा जो कारण था, भारतीय प्रवासियों की कमाई का बड़ा भाग भारत देते थे, जिससे श्रीलंका के विदेशी विनिमय पर बुरा प्रभाव पड़ता था। तीसरा, भारतीय प्रवासी वर्षों से श्रीलंका में रहने के बाद भी भारत को अपना देश मानते थे। चौथा, प्रवासी नागरिकों को बड़ी जो संख्या थी चुनावों को अत्यधिक प्रभावित करती थी, इसलिए 1949 के निर्वाचन कानून द्वारा उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। उपयुक्त जो 4 कारण थे, जनसंख्या का दबाव, आर्थिक विदेशी विनिमय और देश के प्रति उनका लगाव नहीं, भारत को अपना देश मानना, और जो निर्वाचन था उसको प्रभावित करना, ये 4 चीजें ऐसी कारण थे जिसके कारण श्रीलंका भारतीयों को नागरिकता नहीं देना चाहता था। उपयुक्त कारणों के बावजूद भी प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका का व्यवहार आपत्तिजनक तथा अन्यायपूर्ण था। प्रवासी भारतीय श्रीलंका को, जिसमें श्रम से श्रीलंका की अधिक उन्नति की तथा यूरोपीय पूंजीपतियों के कोष भरे, अब श्रीलंका से बहिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या और भी अधिक गंभीर तब हो गई जब श्रीलंका सरकार ने प्लांटेशन लेबर एवं विदेशी व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति प्रकट की। अशिक्षित भारतीय श्रमिकों के साथ यह अन्याय था, अतः भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से वार्ता प्रारंभ की। लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप जनवरी 1954 में जॉन कोटेवाला नई दिल्ली आए। नेहरू के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें नेहरू कोटेलवाला का समझौता कहते हैं। श्रीलंका के प्रतिनिधि कोटेलवाला नई दिल्ली आए। कोटेलवाला और नेहरू के बीच समझौता हुआ, जिसे नेहरू कोटेलवाला समझौता कहते हैं। इसमें शर्तें इस प्रकार थी। क्या क्या शर्तें थी? नंबर 1, श्रीलंका सरकार उन सब भारतीय मूल के नागरिकों का नाम रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने की इच्छुक है। एक शर्त उनमें थी कि जितने लोग भारत के श्रीलंका में रहते हैं उनका नाम रजिस्टर करेगी जितने भारत में श्रीलंका में स्थायी रूप में रहना चाहते हैं। 2, जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। नंबर 3, भारत में श्रीलंका को अवैध अप्रवास शक्तिपूर्ण रोका जाएगा। नंबर 4, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों से जो आवेदन पत्र पड़े हैं उनका निर्णय सरकार जल्द करेगी। नंबर 5, भारतीयों के लिए श्रीलंका में एक अलग कानून चुनाव रजिस्टर बनेगा जिसके आधार पर निश्चित संख्या में अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। नंबर 6, जिन भारतीयों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकी उन्हें विदेशी रूप में रहने की सुविधाएं दी जाएगी।
श्रीलंका सरकार ने इस समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया और भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्तियों को नागरिकता विहीन कर दिया। मार्च 1954 में श्रीलंका सरकार ने भारतीय मूल नागरिकों को निवास आज्ञा करों का नवीनीकरण स्थगित करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार श्रीलंका से वर्षों से बसे हुए भारतीय नागरिक अवैध घोषित बना दिया गया। अब दिल्ली समझौते की भावना के विरुद्ध था। इसमें भारत सरकार ने भी जुलाई 1954 में श्रीलंका से भारत के लिए वीजा प्राप्त करने आवश्यक कर दिया। इससे पूर्व वीजा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। भारत सरकार की ओर से भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका को चेतावनी दी कि भारत सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता स्वीकार करेगी जिन्होंने स्वेच्छा से आवेदन किया है और ऐसे व्यक्तियों को फिर श्रीलंका के बगीचों और खेतियों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य विहीन नागरिकों की स्थिति पर दोनों सरकारों में मूलभूत अंतर था। श्रीलंका सरकार तब तक भारतीय नागरिक नहीं कहती तब तक उन्हें नागरिकता न मानी। भारत सरकार के दृष्टिकोण से केवल वे ही व्यक्ति भारतीय नागरिक थे जिनके पास से सदैव से भारतीय पासपोर्ट अथवा अनुमति पत्र थे और जिन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के ऑफिस में अपने आप को पंजीकरण करा दिया था। शेष व्यक्ति राज्य विहीन थे। इसी प्रकार बड़ी संख्या में राज्य विहीन की समस्या उत्पन्न हो गई। इससे भारत और श्रीलंका के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। 1956 में भारत भाषा विवाद में कटुता और बढ़ गई। श्रीलंका सरकार ने यह आरोप लगाया कि इन दंगों के पीछे भारत का हाथ था, परंतु बंडारनायके के प्रधानमंत्री काल में भारत श्रीलंका संबंधों में सुधार हुआ। भंडारके नेहरू प्रशंसक और मित्र थे। वे गुटनिरपेक्षता की भांति उसमें विश्वास करते थे। भारत ने श्रीलंका को एक बड़ा मित्र मानने लगे और उनकी हत्या के बाद श्रीमती भंडारनायके के कार्यकाल में भारत श्रीलंका संबंध मधुर रहे। इसी संबंध में अक्टूबर 1964 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ जिसमें क्या क्या बातें थी। श्रीलंका में रह रहे सभी भारतीय जो अभी तक किसी देश के नागरिक नहीं हैं उन्हें भारत या श्रीलंका दोनों में से एक देश की नागरिकता अपनाई जाए। यह अनुमान था इससे कि श्रीलंका में ऐसे 9,75,000 व्यक्ति है जो राष्ट्रीय विहीन है, जो नागरिकता विहीन है। समझौते के अनुसार यह तय किया गया इनमें 5,25,000 व्यक्तियों को भारत तथा 3 लाख व्यक्तियों को श्रीलंका अपनी नागरिकता प्रदान करे और 1,50,000 व्यक्तियों को नागरिकता की समस्या को अन्य समझौते द्वारा सुलझा दिया। नंबर 3, आने वाले 15 वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाए। नंबर 4, भारत आने वाले प्रवासियों को सभी सुविधाएं प्राप्त होगी जो किसी भी अन्य विदेशी को प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें विदेशों में धन भेजने की सुविधा नहीं होगी। नंबर 5, भारतीय अपनी कमाई हुई पूंजी को भारत ले जा सकेंगे, लेकिन उनकी सीमा 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इस समझौते में यह कमी रह गई कि जो 1,50,000 राष्ट्रीय विहीन व्यक्तियों की नागरिकता का संतोषपूर्ण फैसला नहीं हो पाया, लेकिन जनवरी 1974 में जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारनायके भारत आई तो 1,50,000 राष्ट्रीय विहीन नागरिकों का निर्णय हो गया। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों के आधे यानी जो 1,50,000 लोग थे, दोनों देशों के आधे लोग 75,000 व्यक्ति अपनी नागरिकता देना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट था कच्छ द्वीप टापू का मसला। कच्छ द्वीप टापू का मसला। कच्छ द्वीप टापू का मसला। कच्छ द्वीप टापू क्या है, इसका मसला। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा मसला कच्छ द्वीप से संबंधित रहा। कच्छ द्वीप भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच 200 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है जिसमें नागफनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। यहाँ आबादी नहीं के बराबर है। आसपास के मछुआरे मछली जरूर पकड़ते हैं। दोनों देश इस भूखंड पर अपना आधिपत्य जताते हैं। विवाद इसलिए और बढ़ गया क्योंकि इस द्वीप के आसपास तेल के काफी भंडार होने की आशा की जाती थी। भारत ने एक महान पड़ोसी देश की परंपरा निर्वाह करते हुए इस छोटे देश के कारण दोनों देश के विवाद लंबा खींचना उपयुक्त नहीं समझा। 28 जून 1974 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कच्छ द्वीप टापू भारत ने श्रीलंका की प्रभुता को स्वीकार कर लिया। भारत ने कच्छ द्वीप टापू को श्रीलंका के हवाले कर दिया।
नेक्स्ट है जनता सरकार और भारत श्रीलंका संबंध। 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 जनता जब 1977 में भारत में सरकार दूसरी आई तो जनता सरकार आई, तो जनता सरकार के समय भारत और श्रीलंका के बीच कैसे संबंध रहे इसके बारे में देखते हैं। जनता सरकार ने श्रीलंका के संबंधों को बढ़ाने के लिए ईमानदारी भरा प्रयत्न किया। श्रीलंका के विदेश मंत्री हमीद अप्रैल 1978 में भारत में आए। उसके बाद अक्टूबर 1978 में जयवर्धन ने भी स्वयं भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रवासी भारत की समस्या शीघ्र सुलझाने का आश्वासन दिया, किंतु 35 करोड़ रुपए के भुगतान असंतुलन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारतीय पूंजी के विनियोग का स्वागत किया, दोनों देशों में सर्वाधिक आर्थिक सहयोग की कामना की और मुक्त व्यवहार क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर ध्यान दिया। दोनों देशों को विदेश नीति का विश्व मामलों के बारे में लगभग समान दृष्टिकोण था। हालांकि कैम्प डेविड समझौते के बारे में जयवर्धन सरकार का रुख भारत की तरफ आलोचनात्मक नहीं था। फरवरी 1978 में मोरारजी देसाई ने श्रीलंका की यात्रा की और प्रवासी भारतीयों की नागरिकता से संबंधित प्रक्रिया पर स्वयं जाकर देखभाल की। मोरारजी इस श्रीलंका यात्रा से दोनों देशों को मधुरता का संचार हुआ, इसमें संदेह नहीं, किंतु श्रीलंका ने तमिल समस्या के बारे में कटुता ज्यों की त्यों बनी रही। मोरारजी ने श्रीलंका तमिलों को यह सलाह दी कि अलगाववाद छोड़े और सिहलियों के साथ मिलजुल कर रहे। जनता सरकार इतनी बड़ी उदारता के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्रीलंका का वोट पाकिस्तान के परमाणु मुक्त क्षेत्र के प्रस्ताव में पड़ा। नेक्स्ट है श्रीलंका की जातीय समस्या, भारत श्रीलंका संबंध। श्रीलंका की जातीय समस्या और भारत श्रीलंका संबंध। श्रीलंका की जातीय समस्या और भारत श्रीलंका संबंध। 1982 से 2001 में भारत श्रीलंका को संबंधित करने वाला मुख्य मुद्दा तमिल अल्पसंख्यक समुदाय था। श्रीलंका की 1.28 मिलियन जनसंख्या, 74% सिंहली, 13% श्रीलंका के तमिल और 6% भारतीय मूल के तमिल और शेष अन्य थे। तमिल श्रीलंका के उत्तर के जाफना में रहते थे। तमिल लोग धर्म से हिंदू कहलाते हैं और सिंहली बौद्ध कहलाते हैं। अनेक कारणों से श्रीलंका के तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास, आतंक की भावना विद्यमान रही। जयवर्धने की सरकार ने तमिलों के विरोध घोर अन्यायपूर्ण नीति अपनाई। आतंककारियों के दमन के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की गई। 1977 के बाद 4 बड़े दंगे हुए। 1983 और 1985 का नरसंहार आदि में तमिल नरवसियों को बाध्य कर दिया गया कि या तो वे समुद्र में कूद पड़े या समुद्र पार भारत आ जाए। श्रीलंका ने तमिलों के वर्तमान आंदोलन का मूल कारण बहुसंख्यक तमिलों द्वारा की गई भेदभाव की नीति है। एक तरफ देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सिंहली शासक वर्ग का एकाधिकार का था, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का देश का राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया। सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दूसरी तरफ तमिलों को निम्नलिखित शिकायतें थी कि सरकारी नौकरियों के भर्ती के वक्त, विश्वविद्यालयों के प्रवेश के वक्त उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सरकार तमिल इलाकों को शील इलाकों को जानबूझकर बसा रही है ताकि तमिल लोग घर में ही अल्पसंख्यक हो जाए। तमिलों के संगठन की शक्ति को तोड़ने के लिए सरकार अल्पसंख्यक तमिल अल्पसंख्यक दूसरे समझ जबरदस्त बिखेर रही है। उग्रवादियों का सफाया करने के बहाने जयवर्धन सरकार सरकारी आतंकवाद फैला रही है। श्रीलंका ने तमिल समुदाय में आपको TULF यूनाइटेड तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम के
राजनीतिक संगठन को संगठित कर दिया। इसके माध्यम से समय समय पर अपने असंतोष को अभिव्यक्त करता रहता है। तमिलों ने उग्रवादी आतंकवादी संगठन इलम एलाम नाम से एक पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, परंतु तमिलों का प्रमुख संगठन तुलफ TULF स्वायत्ता की मांग करता है। इस संगठन ने श्रीलंका को विभाजित करना चाहा, परंतु तमिलों ने एक स्वतंत्र देश को नागरिकता को सम्मानित जीवन प्राप्त अवश्य करना चाहता है। यह मुद्दा तमिल आंदोलन का एक मूल आधार है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।